हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इट्स मी अथर्व और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि है फोर्सेस फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। ये मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। ये हमें बताता है कि जो आसपास जो चीज़ें हो रही है, जो फिजिक्स है हमारे आसपास, उसके बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें बताएगी जो डेली लाइफ में आप यूज़ कर डेली लाइफ में फोर्सेस आप यूज़ करते हैं, बट शायद आपको पता ना हो। तो आज हम लोग बहुत ही मस्त चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छे से तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज फोर्स। आखिर ये फोर्स है क्या। इट इज डिफाइंड एज अ पुल और अ पुश विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये क्या है, एक प्रकार से पुश या तो पुल या फिर पुश है। क्या है, पुल या पुश, जो कि हमें क्या करते हैं, या तो चेंज करता है या तो टेंड्स टू चेंज। टेंड्स मतलब या तो वो चेंज करना चाह रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, ये जो मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इस हाथ से इस हाथ पे। अगर ये हाथ हिल जा रहा है, इसका मतलब ये चेंज हो गया। क्या, इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। बट अगर मैंने ऐसे पुश कर रहा हूँ लेकिन ये आगे हिल नहीं रहा है, इसका मतलब वो टेंड्स टू चेंज, मतलब चेंज होना चाह तो रहा है लेकिन वो क्या कहते हैं, चेंज हो नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़ा सा पत्थर या अलमारी घर पे रखिए, उसको ढकेलिए, तो फोर्स तो अप्लाई कर रहे होते हैं बट वो शिफ्ट नहीं होती। क्या शिफ्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रॉली है, इस ट्रॉली को तुम ऐसे इधर से फोर्स लगाओगे तो ये आगे को बढ़ेगी, इधर से इधर को बढ़ाओगे तो पुल करोगे तो ये पीछे को जाएगी। तो ऐसे होता है फोर्स। क्या होता है, ये तो पुल है या तो पुश है। ये एक एक्सटर्नल एजेंट है, एक ताकत है जो तुम लगाते हैं, कुछ भी, कोई एक्सटर्नल आदमी या कुछ भी, कोई भी डिवाइस लगाता है। कैसे, ये बात हम लोग समझ गए। उसको रेस्ट या मोशन से चेंज करने के लिए, या तो उसको रेस्ट में लाने के लिए या तो उसको मोशन में लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फोर्स को। फॉर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या कहते हैं, एक बड़ा सा पत्थर है, उसको फोर्स कर रहे हैं, खूब दबा रहे हैं लेकिन वो हिल नहीं रहा है, तो वो होगा टेंड्स टू चेंज। लेकिन अगर वो हिल गया, आगे बढ़ने लगा, तो वो चेंज हो गया। वहाँ पे आपने रेस्ट से मोशन में लाया। वही चीज एक चलती गाड़ी आ रही है, ठीक है, और सैलमोन भाई ने उसको ऐसे एक पैर रख के रोक दिया, ठीक है, तो उन्होंने फोर्स लगा के उस चीज को रेस्ट में लाया, मोशन से रेस्ट में लाया। ठीक। ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन बाबा है, उन्हीं के बारे में पूरा फिजिक्स लगभग उन्हीं का है, तो इसलिए फोर्स का जो एसआई यूनिट है न्यूटन, क्योंकि उन्होंने बताया था। इट इज डिनोटेड बाय एफ। एफ से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट एन है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज है। ठीक। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो। ठीक है। इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी जीरो, देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस फोर्स। यानी अगर फोर्सेस लग रहे हैं, क्या फोर्सेस कई तरफ से लग रहे हैं, ठीक है, और अगर वो बॉडी हिल नहीं रही है, ठीक है, मूव नहीं कर रही है, और जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है, तो उसे कहेंगे हम लोग बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्लॉक लेते हैं और इस पे हम लोग दोनों तरफ से दो मनुष्य ले लिए। एक बंदा इधर से पुश कर रहा है, एक बंदा इधर से पुश कर रहा है। मान लो ये भी 10 न्यूटन से कर रहा है और ये भी 10 न्यूटन से कर रहा है, मतलब दोनों लोग सेम ताकत लगा रहे हैं। तो देखो, इस पे फोर्स तो लग रहा है इस बॉडी पे, लेकिन क्या लगता है ये हिलेगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे हाथ लीजिए और दोनों तरफ से सेम पावर लगाइए, तो अगर वो हाथ देखो मूवमेंट नहीं कर रहा है, मैं ताकत लगा रहा हूँ लेकिन मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बैलेंस फोर्स है जहाँ पे रिजल्टेंट क्या है, जीरो है। कैसे भी हो सकता हो ऐसे करके, ऊपर से कुछ लग रहा हो 5 न्यूटन, ठीक है, और सेम। इस वक्त ये अनबैलेंस फोर्स है, क्योंकि इधर से तो नहीं है लेकिन ऊपर से जो लग रहा है उसके कारण ये नीचे जरूर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स होगा। और अगर नीचे से भी 5 न्यूटन लग गया तो ये एक बैलेंस फोर्स है, कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो। अनबैलेंस क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, देन द फोर्स इज सेड टू इज बैलेंस फोर्स। मतलब अगर जीरो नहीं है, रिजल्टेंट जो है जीरो नहीं, फॉर एग्जाम्पल इससे मैं कम ताकत लगा रहा हूँ, इससे ज्यादा लगा रहा हूँ और ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये अनबैलेंस फोर्स है। तो जब भी हमें कोई मोशन होता है तो वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स ही लगता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं ये वाला हटा दूं, तो अब देखो इधर से तो लग रहा है, ठीक है, इधर से लग रहा है, ऊपर से लग रहा है, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल किए दे रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा अनबैलेंस फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा होगा टग ऑफ वॉर, इसमें दोनों तरफ बंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, रस्सी को खींच रहे हैं। तो ये भी 300 न्यूटन लगा रहे हैं, ये भी 300 न्यूटन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे कोई मोशन ही नहीं होगा, जहाँ पे है सब वहीं से खड़े रहेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल, इधर एक ही बंदा खड़ा है और ये इधर 100 न्यूटन लगा रहा है, लेकिन ये इधर से 300 न्यूटन लगा रहे हैं, तो जो ये लोग हैं, क्या, जो ये है, ये आदमी इधर शिफ्ट हो जाएगा और रिजल्टेंट इधर को आ जाएगा, तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। अब देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। फोर्स इज अप्लाइड बाय टचिंग इट फिजिकली, मतलब अगर कोई चीज तुम फिजिकली छू सकते हो, ठीक है, तो उससे कहेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। फिजिकली छू के तुम फोर्स लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम कोई चीज पुश कर रहे हो, ठीक है, मान लो कार को धक्का लगा रहे हो, तुम टच करके उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। एग्जाम्पल देखते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि अभी पढ़ेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो सरफेस के बीच में लगता है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग आपने देखा होगा, स्प्रिंग दबती है बाहर, तो वो भी
वो भी एक फोर्स है, स्प्रिंग भी एक फोर्स है, क्योंकि वो दबती है निकलती है तो उसके कारण फोर्स जनरेट होता है। मस्कुलर फोर्स, वही मस्कुलर फोर्स, अब तुम डंबल उठाते हो तो बिना टच के तो उठते नहीं है कि ऐसे जादू कर दिया आपने उठ गया, ऐसा तो है नहीं। तो वो भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फोर्स इज अप्लाइड विदाउट टचिंग इट फिजिकली, मतलब तुम उसको छुए बिना अगर उसे फोर्स लग रहा है तो ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा कि हम लोग ने बचपन में बहुत किया होगा कि अगर हम लोग दो मैग्नेट रख देते हैं, ठीक है, जैसे एक मैग्नेट इधर रख दिए, इसका नॉर्थ और इसका साउथ ये है, और एक और मैग्नेट रख देते हैं हम लोग, इसका नॉर्थ इधर है और इसका साउथ इधर है। तो हम देखते हैं कि इसको हम लोग ऐसे इधर को जब लेके आते हैं इस चीज़ को, तो ये भी आगे बढ़ने लगता है, ये आगे शिफ्ट होने लगता है। तो इस जगह पे फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये कैसा है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये टच नहीं कर रहा है लेकिन ये आगे मूव कर रहा है। हमें पता है सेम पोल होता है तो रिपेल करता है तो आगे शिफ्ट होता है चला जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सेम चीज़ ग्रेविटेशनल फोर्स, जब ऊपर कोई चीज़ फेंको तो नीचे आती है, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो हमेशा लगता है, और वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि आप कुछ छू तो नहीं रहे, अपने आप ही नीचे आ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कुछ फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, ये क्या लगता है, दो सरफेस के बीच में लगता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई, वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई चीज़ रुकेगी नहीं या चलेगी नहीं। फॉर एग्जांपल आप कार लेके चल रहे हैं, ब्रेक मारेंगे, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो कोई मतलब नहीं, गाड़ी आगे चलती चली जाएगी, वो रुकेगी नहीं। और अगर वही चीज़, सेम चीज़, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो गाड़ी चल भी नहीं पाएगी, उसका लॉजिक सब आगे होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं दो सरफेसेस के बीच में। फॉर एग्जाम्पल ये दो सरफेस इस पे है और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इस पॉइंट पे। ओके। अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अभी बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, जिसके कारण सारी चीजें नीचे आके गिरती हैं। अप्लाइड फोर्स, कुछ भी तुम अप्लाई कर रहे हो, ट्रॉली खींच रहे हो या पुश कर रहे हो या कुछ भी उठा रहे हो रख रहे हो, सब क्या है, अप्लाइड फोर्स का कमाल है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग लगाता है, स्प्रिंग को दबाओ और पिचकाओ और फिर वो वापस आ जाता है, तो ये सब क्या है, स्प्रिंग फोर्स। ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स क्या होता है, ये एयर का फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जब, चलो दौड़ो, खूब तेज हवा चल रही होती है, सपोज सामने से खूब तेज हवा चल रही है और फिर आप दौड़ने की कोशिश करो तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो वो जो सामने से आ रहा है वो क्या है, ड्रैग फोर्स है, ठीक है, उसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे तुम कोई चीज़ रखते हो तो उसके कारण नीचे एक वेट लगता है, और ये वेट के कारण इस पर एक नॉर्मल लगता है, उसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये सब डिटेल में आप 11th में पढ़ोगे। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय ताकत। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो अभी बचपन से देखते हो मैग्नेट का, जानते हो कि अट्रैक्ट करता है आयरन को इसको, तो ये सब क्या है, फोर्सेज है, मैग्नेटिक फोर्स है, जिसके कारण वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये टाइप्स ऑफ कुछ फोर्सेज। अब देखते हैं इनर्शिया क्या है। इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि एक क्या है, टेंडेंसी है, एक झुकाव है किसकी तरफ, कि वो मोशन से रेस्ट या रेस्ट से मोशन की तरफ वो चेंज हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल कि गाड़ी चल रही है और तुमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्या कहते हैं, गियर ब्रेक सब छोड़ दिया, तो इनर्शिया के कारण वो मोमेंटम और इनर्शिया के कारण वो चलती जा रही है, क्योंकि अब वो रुकेगी तभी जब उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक चीज़ और देखें कि जो हम लोग ऐसे कपड़े सुखाते हैं तो ऐसे करके झाड़ते हैं, तो उसमें से क्या निकल जाता है, उसमें से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, वो किसके कारण होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण होता है। अब देखो तीन तरीके की इनर्शिया होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। क्या क्या होता है, इट इज टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट, इन द, ये रेस्ट में रहना चाहती है। कोई भी टेंडेंसी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि एक ऐसी टेंडेंसी झुकाव जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है। सिमिलरली इनर्शिया मोशन इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो जा रहा है तो चलता जाना चाहता है, वो रुकना नहीं चाहता जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब डायरेक्शन चेंज करने का उसका मन करता है, ठीक है, वहां पे हो जाता है क्या, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसे कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ही जो मैंने अभी झाड़ने का एग्जांपल बताया उसमें ये होता है, जो हमारी टॉवेल होती है, सपोज ये टॉवेल है, ठीक है, तो इसमें जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो होते हैं रेस्ट पे, लेकिन जब हम इसको ऐसे झाड़ते हैं जो ड्रॉपलेट्स वही रह जाते हैं, लेकिन जो हमारा कपड़ा है, जो टॉवेल है वो नीचे आ जाती है, तो जो ड्रॉपलेट्स है वो उससे अलग हो जाते हैं। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में वो रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसको जबरदस्ती नीचे करते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स वही रह जाते हैं और टॉवेल नीचे आ जाता है, तो वहां से हमारा इनर्शिया के कारण ड्रॉप्स निकल जाते हैं, ठीक है, तो ये इनर्शिया हो गया। अब देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या है, it is a quantity of motion possessed by a body and is equal to the product of mass and velocity। ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जो क्या देता है, मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास इनटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम देता है। फॉर एग्जांपल कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ आपसे कुछ और, ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि एक कार चल रही है,
अब वो रुक चुकी है, तुमने उसमें एक्सेलरेट कर रहा ना, ब्रेक दाब रहे हो, कुछ नहीं, लेकिन वो चलती जा रही है। या फिर तुम किसी ढलान पे हो और उस पर साइकिल रोके हो, अब ढलान से थोड़ा आगे बढ़ो तो अपने आप नीचे जाने लगते हो, तो वो सब क्या है, वो सब मोमेंटम का गेम है। और उसको डिनोट कैसे करते हैं, पी से। उसकी एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड होती है। क्यों होती है मैं बताता हूँ। तो उसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल्स टू एम बी, इसको याद कर लो, बहुत काम आएगा ये सब। ठीक है, तो ये क्यों होता है, वो इसका ये क्यों होता है, क्योंकि मास होता है केजी में, ठीक है, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, इसलिए ये एम बी होता है इसका, इसलिए जो एसआई यूनिट है वो ये होता है। ठीक है। अब मोमेंटम का केस आपने खट्टा मीठा अगर मूवी देखी होगी तो उसमें देखा रोड रोलर जो जाता है नीचे, तो मोमेंटम के कारण वो रुकता नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मोमेंटम रहता है, वो लोग रोकने की कोशिश करते हैं बट रुक नहीं पाता। क्यों, क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसलिए मोमेंटम इतना ज़्यादा था कि वो रुक ही नहीं रहा था। यहाँ से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, पहला लॉ क्या है, एनीबडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अंटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट स्टेट। क्या है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन पे है तो वो अपने मन से या तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। अगर रेस्ट की बॉडी है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगी, जब तक और तब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक बॉल रखी हुई है सरफेस पे, ठीक है, तो वो रखी रहेगी, ठीक है, वो अपने आप जाएगी नहीं जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अगर आपने किक कर दिया उसको, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स उसको प्रोवाइड कर दिया तो वो चली गई। अब वो जाती जाएगी, वो चाहेगी कि हम चलते जाए, लेकिन एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा जो कि रोकेगा। सपोज कोई प्लेयर खड़ा है उसने रोक लिया, लेकिन फिर कहेंगे कि ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर हमने बॉल मार दिया ऐसे ग्राउंड पे और वो अपने आप इधर से मारा मैंने इधर और यहाँ पे अपने आप ही रुक गया, तो वो अपने आप नहीं, वहाँ पे क्या लग रहा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होता है। ठीक है, उसके कारण जो है हमारा ये बॉल रुक जाता है। तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो मोशन को अपोज करेगा, और अगर हम रेस्ट पे रखिए तो उसको अगर मोशन में लाना है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ क्या है, द रेट ऑफ चेंज मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। ठीक है, एंड द चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जो फोर्स है, फोर्स क्या है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट हमें जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पी टू माइनस पी वन बाई टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पी टू को क्या लिख सकते हैं, हमें पता है, हमें फॉर्मूला पता है, पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी। तो एम जो है मान लो सेम ही है, तो पहले फाइनल वेलोसिटी उसकी वी टू थी, ठीक है, ये पी टू हो गया, और जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो मान लेते वी वन थी, तो ये पी टू जो है, पी टू माइनस पी वन क्या हो जाएगा, एम वी टू माइनस एम वी वन अपॉन टी। टोटल टाइम कितना टाइम उसने लिया, एम मैंने कॉमन ले लिया, वी टू बाई माइनस वी वन अपॉन टी, ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो एक्सलेशन होता है वो वी टू माइनस वी वन अपॉन टी के बराबर होता है, या फिर भाई वी माइनस यू अपॉन टी, चाहे जो बोल लो इसको। ये वी वन यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, वी टू फाइनल वेलोसिटी। ठीक, तो यहाँ पे तो हमें ये मिल जाता है एफ इक्वल टू के एम ए। यहाँ पे जो के की वैल्यू है हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पे के की वैल्यू एज वन, तो इसलिए हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलती है वो एफ इक्वल टू एम ए मिलता है। ओके, तो ये हमें फोर्स का फॉर्मूला है जो कि हमें कंठस्थ, हमें याद रखना चाहिए इसको, ये हमेशा काम आएगा, इसको याद रख लेना। और इस चीज़ को भी याद रखना क्योंकि ये भी काम आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है, ये मैंने फोर्स अप्लाई किया, ये मास है, तो इसके एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब, इसका एक मतलब ये है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स बढ़ाते जाओगे एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके कारण स्पीड भी बढ़ती जाएगी। ठीक, अब देखते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ जो कि तीसरा लॉ है। सिंपल सी बात है, थर्ड तीसरा ही होगा, क्या है, बुद्धि वाली बात करते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, यानी अगर रिएक्शन किए तो वो एक्शन का उल्टा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप दीवार पे मुक्का मारें, ठीक है, तो सिर्फ दीवार पे असर नहीं होता, आपके हाथ पे भी लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ यूज हो रहा होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स तुमने दीवार पे लगाया उतना ही दीवार ने तुम्हारे मुक्के पे लगाया, इसलिए तुम्हें भी चोट लगी। ठीक है, अब जैसे ये है, अगर ये पुश कर रहे हो तुम इसको, ठीक है, तो जितना फोर्स तुम इस पे लगा रहे हो उतना ही ये इस पे लगा रहा है, इसलिए ये दीवार भी नहीं हिल रही है और तुम्हें मतलब मेहनत भी लगेगी। ठीक है, रिएक्शन, अब जैसे फॉर एग्जांपल गन है, गन से मैंने गोली चलाई, ठीक है, अब गोली चलाने के बाद हमको क्या हुआ, रिकॉयल हल्का से गन पीछे आती हल्की सी, तो वो क्यों हुए, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी बुलेट ने एक्शन किया तो गन पे अपने आप एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आएगा। गन भारी होती है इसलिए वो इतनी पीछे नहीं जाती है जितनी बुलेट इतनी आगे चली जाती है, तो ये है रीजन। ठीक है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये शायद आप लोग में डिलीटेड है, तो इस, लेकिन मैं फिर भी पढ़ाई दे रहा हूँ, देख लेना, अगर मन होगा देखो, नहीं तो वीडियो खत्म करो और देखते हैं।
इट स्टेट दैट टोटल मोमेंटम ऑफ एनी सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर मोमेंटम हम लगा रहे हैं, ठीक है, टोटल मोमेंटम जो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा तो टोटल मोमेंटम इनिशियली और फाइनली क्या होगा, इक्वल होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सपोज ये दिया हुआ है m1 m2 दे रखा है, पहले ये इधर जा रहे थे, ये इधर जा रहे थे, तो ये इनिशियल था। तो इनिशियली मोमेंटम कितना था, इसका हो गया m1 u1 और इसका हो गया m2 u2। तो m1 u1 प्लस m2 u2 ये इनिशियल क्या कहते हैं, बिफोर कोलिजन से पहले मोमेंटम हुए। फाइनली ये टकराए ड्यूरिंग कोलिजन, कोलिजन के बाद ये v1 से इधर जाने लगा, ये v2 से इधर जाने लगा। तो अब क्या हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, इसका m1 v1 हो गया और इसका m2 v2 हो गया। तो ये फाइनल है, तो ये दोनों होंगे बराबर। अब इसमें जो चेंजेस आएगा वो वेलोसिटीज में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम यही है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इज सेम। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते थे लेकिन अब डिलीटेड है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन 11th में बहुत अच्छे से यूज आएगा, इसको बहुत यूज किया जाएगा, बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा, इसलिए इसको देख लो तो अच्छी बात है। तो ये चैप्टर बहुत छोटे में खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, छोटे मतलब ये नहीं कि इसमें कुछ नहीं पढ़ाएगा, इसमें सब एकदम बढ़िया से क्लियर है। ठीक है, अगर कुछ छूट गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँ, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं छूटा है। बढ़िया से आप तैयार करिए, चैप्टर वन शॉट देख ही लिया है, जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और एग्जाम में फोड़ दो। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।